सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाजरीन, इस वक्त हमारे सामने दो अहम खबरें हम देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क भर में चीनी हो रही है। हुकूमत ने बहरान से निपटने के लिए चीनी इंपोर्ट करने का फैसला किया था, मगर अब IMF ने इंपोर्टेड चीनी पर टैक्स छूट से इनकार कर दिया है, जिसके बाद चीनी की दरामद का फैसला वापस होने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत और शुगर मिल मालिकान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब रहे और चीनी की नई कीमत 165 रुपये फ़ी किलो तय की गई थी, मगर हम देख रहे हैं कि बाज़ारों में अब भी चीनी 180 से लेकर 200 रुपये फ़ी किलो तक बिक रही है। एक तरफ अवाम महंगी चीनी से परेशान है, दूसरी जानिब हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं कि आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6.5 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जिस पर हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से वज़ारत ख़जाना करेगी। अब क्या मामलात बनेंगे, इस पर बात मैं गेस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, उनके साथ इकोनॉमी एक्सपर्ट हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। हारून साहब, मैं पहले आगाज़ करना चाहूँगी पेट्रोलियम मसनूआत की, क्योंकि अभी पहले हम ये इस मसले को एड्रेस कर लें, फिर हम चीनी पे भी आपका कमेंट लेंगे। ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें बार बार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बढ़ रही हैं, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? एक फाइनेंस बिल 2025-26 है, या फिर जो हम ग्लोबली एक अनसर्टनिटी देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट में, ये उसके असरात हैं? टेक्निकली तो जब कीमत बढ़ाई जाती है तो रेगुलेटरी बॉडी को उसकी साथ एक जस्टिफिकेशन पब्लिक की कंजम्पशन के लिए देनी चाहिए। अब ये सब गैस वर्क है कि आपका दुनिया के अंदर अनसर्टेनिटी कोई एक दिन में बढ़ तो नहीं गई है, या कोई तेल की कीमतों के अंदर कोई बहुत सिग्निफिकेंट शिफ्ट नहीं दिखाई दे रहा है। बेसिकली आपने अपनी किताब को बैलेंस करना है। एक तरफ से आप रेवेन्यू बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ कॉम्पनसेट करते हैं। ये कोई ट्रांसपेरेंट या प्रोफेशनल तरीका नहीं है कि आप कौम को कॉन्फिडेंस में लें। आपको चाहिए कि आप इसकी बाकायदा 1, 2, 3, 4 पॉइंट की जस्टिफिकेशन दें, ताकि जो मिनिस्ट्री करती है तो और चीज़ है, लेकिन जो ओगरा वगैरह है वो तो टेक्निकल बॉडीज हैं। दे शुड एक्सप्लेन कि ये कीमत क्यों बढ़ाई गई है। लोगों के ऊपर आप बर्डन बढ़ाएंगे, इन्फ्लेशन की बास्केट पे प्रेशर बढ़ेगा, फिर ओवरऑल डिस्ट्रप्शन बढ़ती है और एक बेयकीनी की सूरत हाल ओवरऑल मुल्क में पैदा हो जाती है। और ख़ास तौर पे हम देख रहे थे कि पिछले हफ्ते चीनी की नहीं, पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें ग्लोबली हम देख रहे थे वो गिरी भी थी प्राइसेस, लेकिन उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में उस तरह से नहीं आया। जी जी, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आपने लिंक किया हुआ है ग्लोबल मूवमेंट से, फिर तो इसका बेसिस बड़ा कमज़ोर बनता है। अब एक कोई ख़ास अनसर्टेनिटी है जिसका हमें इल्म नहीं है, वो तो लोग नहीं बाय करेंगे। आपको जस्टिफाई करना चाहिए कि आपने कीमत किस वजह से बढ़ाई है, और 6 रुपये अगर बढ़ाने का सोच रहे हैं तो ये बड़ी सिग्निफिकेंस जंप है, ये कोई 60 पैसे या 6 पैसे नहीं है। तो यहाँ पर हमारे जो एक हुक्मरान तबका है और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको सोचना चाहिए कि लोग जो हैं अब ये वो नहीं रहे जिनके पास नॉलेज नहीं है, और उनके पास कंजम्पशन पावर पूरी तरह से इरोड हो चुकी है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की। उन पे आप जब बर्डन डालते हैं तो बहुत ज़्यादा पिंच करता है और मुल्क की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है। ठीक, एहतशाम साहब, ये कहाँ जाके पेट्रोलियम प्राइसेस कहाँ जाके इनको ब्रेक लगेगी? ये पेट्रोल लेवी की वजह से हम देख रहे हैं कि इसका बार बार इसको बढ़ाना, थोड़े थोड़े झटके हुकूमत दे रही है। देखिए, पेट्रोलियम लेवी की आपने बात कर दी आमना, ये तो जिसको कहते हैं ना रुकने वाला सिलसिला है। 2.5 रुपये आपने देखा बजट में, आपने कार्बन लेवी बढ़ाई थी, और 78 रुपये फ़ी लीटर जो है ना पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है। टोटल टैक्सेस ये 100 रुपये से ज़्यादा के बन जाते हैं। ठीक है जी। अब सारी सूरत हाल को इस तरह देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल हारून साहब सही कह रहे हैं कि अदारों पे से एतमाद उठना ठीक नहीं होती। हुकूमत को लोगों को एतमाद में लेना चाहिए। इतने ज़्यादा एक जंप दे के तेल की कीमतों में इजाफा जो है ना, वो मेरा ख्याल एक्सेप्टेबल नहीं होता लोगों के लिए। ये ठीक बात है कि हमारी सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई है मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। जो हमने देखा, ये 12 दिन की लड़ाई इजराइल और अपना क्या कहते हैं ईरान की हुई थी। 85% हम तेल बरामद करते हैं, तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा होती है इस हवाले से। लेकिन असल बात है कि जहाँ पे इंटरनेशनल प्राइसेस ऊँच नीच हुई, वहाँ पे सप्लाई लाइन का डिस्टर्ब होना। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस अंदाज से पाकिस्तान में प्राइसेस बढ़ाई जाती है हम ना, उसके लोग कहते हैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। 15 दिन के बाद आप तब्दील करते
करते हैं। जब आप देख लें कम करनी होती है तो 50 पैसे 1 रुपया कम होती हैं, बढ़ानी होती है तो 6 रुपये 8 रुपये 10 रुपये तक चली जाती है। और इसका फिर रिपल इफेक्ट ये होता है कि ट्रांसपोर्ट का महकमा हो, बाकी चीज़ें हो, हर चीज़ जो है ना, सब्ज़ी बेचने वाला भी जो है ना वो कहता है पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। भाई आप सब्ज़ी इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हर चीज़ इससे लिंक कर दी गई है। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि हुकूमत इस हवाले से कोई बाकायदा प्लान करके चीज़ों को और लोगों को एतमाद में लेके ये सब कुछ करें। मानने वाली बात है कि हमारी मुश्किलात इस हवाले से बहुत ज़्यादा है। ऑयल कंपनियाँ एक अरसे से काम कर रही हैं, हमें समझ नहीं आती कि अभी इतनी ज़्यादा, अब तो खैर आजकल इजाज़त नहीं दी जा रही है एक्सप्लोरेशन की, एक ज़माने में तो बहुत इजाज़त थी, उसके कितने फ़ायदे हुए, कितने नुकसान हुए। केकड़ा 1 वो जो 2019 में हमने देखा था, ऑयल गैस निकलनी थी वहाँ से समंदर से, वो कहते हैं कि जी वो निकल आया था तेल, उसके बाद से बानी पीटीआई ने ऐलान कर दिया था। एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ पे, अमेरिकन कंपनी को अमरीकियों ने कहा कि बंद करके आ जाए। उन्होंने कहा जी हमारा तो $500 मिलियन खर्च हुआ है, अमरीकी हुकूमत ने कहा हम आपको दे देंगे। इस तरह की बातें अपनी जगह पे हैं, जहाँ पे अपने तौर पे हमें देख रहे हैं कि मुद्दत से 15-20 हज़ार बैरल से ज़्यादा हम पैदा नहीं कर पाते। अब आके इस पर कहा जा रहा है कि 60,000 बैरल हम 65-65 पैदा कर रहे हैं। एक वो सूरत हाल है। दूसरा, जब भी आना इम्पोर्ट करने की बात होती है हमारे लिए मुश्किलात होती है। कभी हम डेफर्ड पेमेंट पे तेल लेते हुए, कभी क्योंकि सारा ज़्यादातर तेल हमारा मिडल ईस्ट से ही आता है। ईरान के साथ ताल्लुकात अगर ठीक हो जाएँ और सैंक्शन ना हो अमरीका की तरफ से तो हमें तेल और अच्छी कीमत पर मिल सकता है। बलूचिस्तान में तो आप देख लें आधी कीमत से ज़्यादा स्मगल तेल मिल रहा होता है। वहाँ पे तो लोग वो कहते हैं पेट्रोल पंप पे जब जाता है मोटरसाइकिल वाला, उसे तो पैसे नहीं लेते कि यार तुमसे क्या पैसे लें, टैंकी मुफ्त में भर के दे देते हैं। गाड़ियों के लिए थोड़ी बहुत है। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को बाकायदा इस हवाले से पॉलिसी जो है ना वो ड्रॉ करनी चाहिए। और ये इतनी तेज़ी के साथ इतनी प्राइसेस बढ़ाना, ज़ाहिर है इसके नुकसानात आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा ही होता है। जी बिल्कुल। हारून साहब, अब हम दूसरे मामले की बात करते हैं। चीनी भी इस वक्त आवाम का बड़ा मसला बना हुआ है, दर्द सर बन चुकी हुई है। इसमें हम देखते हैं कि जो ये कार्टेल पाया जा रहा है वो पहले एक्सपोर्ट करता है, फिर उसके बाद इम्पोर्ट करता है। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वजह से हम देख रहे हैं कि जो चीनी की प्राइसेस हैं वो हम उसमें देखते हैं कि बार बार कमी और उसको बल्कि बढ़ा दिया जाता है। अब इस पे जो टैक्स एग्जम्पशन IMF की तरफ से नहीं मिल रही, उसका आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं और हुकूमत के पास अब ऑप्शन क्या है इस मामले पर? जी, इस पे मैं आता हूँ, एक कमेंट देता जाऊँ पिछले सवाल पे कि जो लोग हमारी पॉलिसीज़ बना रहे हैं उनको पेट्रोल की कीमत से खुद फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि उनके तो कोटाज मुतय्यन है कि इतने लीटर हर साल हर माह मिलना ही मिलना है, तो ऊपर जाए नीचे जाए तो वो बिल्कुल इसमें इनडिफरेंट हो जाते हैं। और एक ये भी वजह है कि उनको नहीं पिंच करता, लोगों को पिंच करता है। ये जो चीनी का सवाल है, इसके अंदर तो ये एक अब तो मजाक बन गया है। हर साल ये गेम होती है। 5-6 साल पहले जब मैं ECC का हिस्सा था तब भी उन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया कि जी चीनी बहुत हमारे पास, जब तक सरप्लस है अब बेचने की इजाज़त नहीं देंगे, हम गन्ना नहीं खरीदेंगे। और वो सरप्लस कौन मुतय्यन करता है? वो खुद बताते हैं, एक केन इंस्पेक्टर को जो आके गवर्नमेंट को बताता है कि जी हाँ बहुत सरप्लस है। सो देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ शुगर केन एंड शुगर स्टॉक्स। तो जब मिल ने खुद ही करना होता है, और आपको पता है 80% जो शुगर मिल्स हैं बल्कि उससे ज़्यादा या तो डायरेक्टली पॉलिटिशियंस की हैं या उनके एलाइज की हैं। अब जो हमने इंपोर्ट की, फिर इसके बाद हम इंपोर्ट करते हैं और प्राइसेस को आर्टिफिशली एक ऊपर लेकर जाते हैं कि जी अब तो बड़ी कमी हो गई है, फूड सिक्योरिटी का मसला हो गया है। फिर इंपोर्ट के ऊपर सब्सिडी, एक्सपोर्ट पे भी सब्सिडी लेते हैं और इंपोर्ट पे टैक्स माफ़ कराते हैं। अब IMF जो है वो 3 चीज़ों के ऊपर उनकी पोजीशन है। पहली चीज़, एनीथिंग जिसका फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर इम्पैक्ट आता हो IMF से कंसल्ट करनी पड़ती है। दूसरी चीज़, वो कहते हैं आप बिला वजह टैक्स की या सब्सिडी की छूट अवाम के पैसों से एक प्रिफर्ड सेक्टर को ना दीजिए, सबको बराबर की ट्रीटमेंट दीजिए। इट अपीयर्स कि ये जो भी चेंज किया गया, ये फैसला इंपोर्ट का किया गया कि जी हमने 765 या 5 लाख टन इंपोर्ट करनी है, उसके अंदर IMF से प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं की गई, जो कि बड़ी हैरान कुन बात है कि आप प्रोग्राम के अंदर हैं और आपने बात नहीं की। अब IMF ने उसके ऊपर अगर ऑब्जेक्शन रेज किया कि जी आप टैक्स की छूट नहीं दे सकते, तो अब इनको उस ऑप्शन क्या है? या तो चीनी की कीमत जो कि ऑलरेडी मार्केट में 200 पे है और बढ़ेगी, या ये है कि आप उसको जब टैक्स लगा देंगे तो आप किस तरह कोर्सिवली प्राइस को कंट्रोल करेंगे। और प्राइस कंट्रोल हुकूमत का काम नहीं है, ये
रेगुलेशन और मार्केट फोर्सेस को प्राइस डिस्कवरी करनी होती है। अब ये इतना मजाक हो चुका है शुगर केन का, और ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि कौन खेल रहा है, कौन पैसे बना रहा है, बिल्कुल एक्सपोज्ड है। तो लोगों अब कुछ फैसले कर लें तो हुकूमत के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक। एहतशाम साहब, जैसे अभी हारून शरीफ साहब फरमा रहे थे कि जी टैक्स एग्जाम्पशन अगर इंपोर्ट पर नहीं मिलती शुगर पर, तो उसमें भी फिर आवाम ही की परेशानी में इजाफा होगा। ऑब्वियसली यहाँ से गवर्नमेंट प्राइसेस जो है वो बढ़ा देगी। पहले भी अगर सेट भी की जा रही थी, उसके बावजूद जो है उस पर उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी जो प्राइसेस सेट की गई थी। तो हम इसमें कहें कि फिर आवाम ही की मुश्किल में इजाफा होगा। देखिए, आमना चीनी का बुरान तो पहले से ही सर लेके खड़ा हुआ है। और उसके बाद IMF का ये कहना है कि सीरियस ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हुआ है। ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जो आप करने की इजाज़त दे रहे हैं चीनी की 5 लाख टन, इसकी इजाज़त नहीं है। $7 बिलियन का 3 साल का प्रोग्राम है, उसकी बड़ी सीरियस खिलाफवर्जी की गई। एक तो ये IMF की तरफ से परेशानी। दूसरी इसमें क्या चाहना ये है, देखें कि आपने कल तीसरी मुलाकात के बाद जो हमने देखा इसहाक साहब ने की, उसके बाद राना तनवीर जो फूड मिनिस्टर हैं उन्होंने की, वो ये कि जी एक्स मिल रेट मुकर्रर किया गया 165 रुपये फ़ी किलो। पिछले साल 140 रुपये मुकर्रर किया था, फिर उसको 159 कर दिया था, आज 165 कर दिया गया, 6 रुपये का इसमें इजाफा कर दिया गया। अब सूरत हाल इस वक्त ये है, जो ज़राए बता रहे हैं, ख़बरें सामने आ रही हैं अंदर से, वो ये है कि वो कह रहे हैं कि जब तक मौजूदा स्टॉक ख़त्म नहीं हो जाता हम ये एक्स मिल रेट 165 का हम नहीं देंगे। अब हू नोस ये कब तक होना है। दूसरा, हमना आपके शहर के साथ जो बड़ी ज़्यादती हो रही है ना, वो इतलात ये हैं कि वहाँ पे सिंध और पंजाब की शुगर मिलों ने सिंध की चीनी की तरसील को रोक दिया है। अच्छा। और वहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, और वहाँ पे थोक के हिसाब से 178 रुपये चीनी जो है ना वो बेची जा रही है। 200 रुपये इस वक्त रेट मुकर्रर इस वक्त है, जो ऑल टाइम हाई है। 60 रुपये हमने देखा कि पिछले चंद दिनों में हमने देखा कीमत एक साल में बढ़ी है चीनी की। और इत्तलात ये हैं कि अरबों रुपए की दिहाड़ियाँ लगाई गई हैं। इसमें एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो एक और सामने आया हमना, कि वो 23,50,000 टन चीनी जो है ना वो एक्सपोर्ट की गई अपना अफ़गानिस्तान को। तालिबान गवर्नमेंट कहती है कि हमें तो सिर्फ 15 लाख टन चीनी मिली है। स्टॉक में 7 लाख चीनी जो एक्सपोर्ट की गई है उसका हमना कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब देखिए, इस सारी सूरत हाल को सामने देखते हुए आप तो चीनी का बुरान बढ़ता नज़र आ रहा है। अब मौजूदा स्टॉक ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा, 165 की चीनी कब मिलेगी? वैसे तो हमने देखा ना रियासत के रेट है ना हुकूमत के रेट है। सुप्रीम कोर्ट आपको याद है इफ्तिखार चौधरी साहब ने 140 रुपये मुकर्रर की थी, उसको किसी ने नहीं माना था। तो ये कार्टेल है। ये देखें ना जिस तरीके से काम हो रहा है, हुकूमत के लोग भी मिले जितने चीनी का कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। जरदारियों की हैं, नवाज शरीफ साहब लोगों की हैं, उसके बाद जो शुजात लोगों की हैं, हुमायूं साहब की हैं, हुमायूं अख्तर की, बेशुमार लोग हैं। 70% लोग कहा जा रहा है MNAs MPAs इन लोगों की हैं। तो ज़ाहिर है ये अपने मुनाफे को सामने रखते हैं। अभी कैच इसमें आमना ये है कि 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट कर रहे थे, और पिछले साल आपने देखा अक्टूबर में 7,65,000 टन चीनी जो एक्सपोर्ट की गई थी। अब देखें इतनी जल्दी अगर कोई हिसाब किताब रखने वाला बंदा हो, ये हो सकता है कि आपने पिछले साल कहा कि जी चीनी वाफर मकदार में मौजूद है लिहाजा एक्सपोर्ट कर दें, और फिर चंद माह के बाद आपको पता चला है कि जी आपकी चीनी की खपत कम हो गई है और मसाइल पैदा हो गए हैं, तो इंपोर्ट करने जा रहे हैं। और फिर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने का तो मतलब बड़ा सीधा सीधा आमना। अच्छा, अब देखें TCP जो है ना वो इंपोर्ट करती है, काश TCP अपने तौर पे इंपोर्ट करते हैं। उन्होंने आगे से टेंडर जो है ना वो मांगे हुए लोगों से। अब मनपसंद लोगों को ये ठेके दिए जाएंगे, वो पैसे बनाए जाएंगे, इंपोर्ट स्टेज पे अलहदा, एक्सपोर्ट स्टेज पे अलहदा, फिर सब्सिडी जो दी जाती है उसका अलहदा फ़ायदा उठाएंगे, और फिर जो घपलों से और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से चीनी जो फ़रोख्त की जाएगी उसमें अलहदा फ़ायदा होगा। प्रोसेस में लोग जो है ना वो पिसते रहेंगे। अब चीनी एक ऐसी चीज़ है, आपको याद है अयूब खान के ज़माने में 4 आने चीनी महंगी हुई थी तो उनकी हुकूमत चली गई थी। हमारे यहाँ तो रोज़ाना आप देख लें हर सीज़न के ऊपर यही सब कुछ हो रहा होता है। ये कैश क्रॉप है गन्ने की। आप देखें जिस तरीके से लोग सामने आते हैं। और फिर आपने देखा नवाज साहब के ज़माने में क्या हुआ था, उन जगहों पर चीनी की मिलें लगाने की इजाज़त दी कि जिसको कहा जाता है कि वो एरिया इस काबिल नहीं है, वहाँ पर चीनी लगाने की इजाज़त नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट में इस पर पाबंदी लगाई थी, वहाँ से उनको हटाया गया था। तो ये माफियाज़ हैं, कार्टेल के तौर पे लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं। किसी को आम आदमी की परवाह नहीं है, उसकी मुश्किलात क्या हैं क्या नहीं है। मेरे लिए तो ज़्यादा हैरतनाक बात यह आमना कि आपके कराची शहर में ये मसाइल पैदा ज़्यादा हो रहे हैं। चीनी की तरसील वहाँ रोक दी गई है। अब सिंध हुकूमत पूछे कि भाई क्यों नहीं चीनी वहाँ पर आ रही, मुकर्रर तो कर दी है लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है। वो कहते हैं चीनी रोक दें, किसी सूरत में नहीं देनी। 178 रुपये जो है ना वो दे रहे हैं उनको जो होल सेलर है।
ठीक है, उसके बाद वो कब मार्केट में लाएंगे, कितना मुनाफा रखेंगे। तो हम एज़ वी स्पीक ये चीनी 195 और 200 रुपये तक मिलती रहेगी। कब तक मिलेगी ये मुझे लगता है ऑल टाइम हाई है 200 रुपये चीनी की कीमत, तो इसको कम होता मैं देख नहीं रहा हूँ। थैंक यू सो मच हारून शरीफ साहब। एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद गेस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। अब देखना ही है कि इस पर हुकूमत शफाफियत को कैसे इंश्योर करती है और इस मामले से खुद किस तरह से चीनी माफिया जो है वो इससे पीछे हट सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ईरान का अमेरिका इस हवाले से जो मुज़ाकरात जो हम देख रहे हैं कि यूरेनियम अफजोदगी प्रोग्राम है, उस हवाले से क्या पेशरफ्त पाई जाती है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से आपके सामने मामलात रखते हैं। दो टोक अंदाज में ईरान ने ये वाज़ेह कर दिया कि अगर अमरीका ने यूरेनियम अफसूदगी बंद करने पर इसरार किया तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। जंग के इख्तिताम के बाद दोनों ममालिक ने मुज़ाकरात बहाली का इंदिया दिया, लेकिन ईरान का कहना है कि वो जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के हक़ से दस्तबरदार नहीं होगा। इस मामले पर अप्रैल 2025 से दोनों ममालिक में 5 बार मुज़ाकरात हुए, लेकिन किसी हतमी मुआहदे तक नहीं पहुँचा जा सका। फिर इजरायली हमलों के बायस ये तातुल का शिकार हो गए। ईरान के लिए दूसरा अहम मामला मुल्क में इजरायली जासूसी नेटवर्क को तोड़ना है। इजरायली हमलों के बाद मुबैना जासूसी के इल्ज़ाम में ईरान से अफगान बाशिंदों की बड़ी पैमाने पर मुल्क बदरी का अमल भी जारी है और सिर्फ 16 रोज़ में 5 लाख से ज़्यादा अफराद को वापस भेजा जा चुका है। अब कैसे मामला आगे बढ़े पर बात करने के लिए ज़ाहिर शाह शिराजी साहब सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच शाह साहब। शाह साहब, ये सबसे पहले तो ईरान अपने मौक़िफ़ पर हम देख रहे हैं कि बड़ा स्ट्रॉन्गली इस पर डटा हुआ है और ये काफ़ी क्लियर भी कर चुका है कि इसके बाद अब जो मामलात हैं कि हम जब तक यूरेनियम अफसोदगी वाला प्रोग्राम है उस पर हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका भी कह चुका है कि जब जब ये करेंगे हम उस पर हमला आवर होंगे। अब किस तरह से मामलात आगे बढ़ाए जाएंगे और इसमें सऊदी अरब का कोई मुमकिन तौर पर किरदार आप देख रहे हैं इन फ्यूचर? देखिए आमना, मेरे ख्याल में जो इसराइल ईरान जंग हुई है उसमें मैसेजेस बड़े वाज़ेह तौर पे कन्वे हो गए हैं। इसमें अगर कोई मानता है या नहीं मानता, लेकिन इसराइल और अमेरिका दोनों को बड़ी जो है वो हम कह सकते हैं एक हज़ीमत शुदा जो है वो एक शिकस्त हुई है और इसके बाद मेरे ख्याल में कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। जिस तरीके से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने तल अवीव, हैफा और इसराइल के अहम तनसीबात को तबाह किया और टारगेटेड ऑपरेशन में आप देखें जो नई रिपोर्ट आई है 6 के करीब जर्नैल मरे हैं, 400-450 फौजी मरे हैं, मूसाद का पूरा नेटवर्क 8200 मुकम्मल तौर पर उनका हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय हुआ। तो इस तमाम तर मामलात के बाद मेरे ख्याल में नेतन्याहू की जो हुकूमत है उसको खुद काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना है। तो अब अमेरिका की जो टोन है वो मेरे ख्याल में धमकी आमेज ज़रूर है। वो अपनी एक फेस सेविंग के लिए तमाम बातें कर रहा है, लेकिन अब ईरान शायद उस फेज से निकल गया है कि अब वो एटम बम नहीं बनाएगा। अब आप देखेंगे कि वो IAC के साथ भी उसने कॉपरेशन बंद कर दी है, मे बी वो इस मुआहदे से भी बाहर निकल जाए और एक दफ़ा वो निकल गया तो मेरे ख्याल में वो फिर बाउंड नहीं है कि वो सर्वेलेंस और IAC के इंस्पेक्टर्स को इजाज़त देगा और अब मेरे ख्याल में देगा भी नहीं। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह रशिया और चाइना की सपोर्ट है। तो अब हालात इस किस्म के हैं कि जो खदशा था कि शायद ईरान डिक्लेयर करेगा, विद इन 2-3 मंथ्स आप देखेंगे कि ईरान शायद इस मामले को ओपनली बता भी दे कि वो एक एटमी पावर बनने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी शिकस्त होगी और एक बड़ा चैलेंज है लोन सुपर पावर अमेरिका की, जो कि इस जंग में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। अब जहाँ तक अफगान रेफ्यूजीज की आपने बात की, वो नेटवर्क वाकई बड़ा खतरनाक था और 11 लाख के करीब लोगों को फौरन निकलने का हुक्म दिया 1 महीने के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है। कि ये नेटवर्क की वजह से, जासूसी की वजह से अफगानियों को वहां से निकाला जा रहा है। देखिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि 60 लाख के करीब अफगानी हैं और ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री उसने बड़ा ओपनली अनाउंस कर दिया कि इतने लोगों के ऊपर नजर रखना बड़ा मुश्किल होगा। फिर देखा हमने चाबहार के अंदर जो गदून ईशा के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बलूचिस्तान, चाबहार और खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली इलाके उनमें लाइन ऑर्डर के मसाइल पैदा करने के लिए जो इनिशिएट किया गया था उसमें तकरीबन कम से कम 30-40 के करीब अफगानी जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। 140 के करीब लोगों में इंडियन भी थे। ये एक नेटवर्क है और जाहिर बात है कि वो रेफ्यूजीज जो कि एक बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं ईरान के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, पैसा एक ऐसी चीज है जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये हिस्ट्री रही है कि जितने भी मामलात इस खित्ते के अंदर रहे हैं, अमेरिका था या उसके इत्तेहादी थे, उन्होंने पैसा दे के अफगानों को हमेशा इस्तेमाल किया और यही काम रा और मुसाद ने
ईरान के अंदर की है। तो एक बड़ी वजह बिल्कुल आपने जैसे फरमाया ये भी है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डेवलप जो है वो बढ़ता जा रहा है प्रेशर। एलियंस जो है ना वो ईरान की तबाही में और इस जंग के अंदर जितना भी नुकसान हुआ वो शायद लीडिंग रोल पे थे, चाहे वो हिंदुस्तानी थे या चाहे वो अफगान थे। और यही मैसेज शायद पाकिस्तान के लिए भी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो गैर कानूनी लोगों को निकाले जाने का अमल था वो बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार है। अभी तक जो अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर थे वो तमाम मुल्क के अंदर दनाते फिर रहे हैं। 1.4 मिलियन जो आपके अफगान रजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज हैं, जिनको रेफ्यूजी माना जाता है, उनको आपकी फॉरेन जो सेफ्रॉन मिनिस्ट्री है वो एक्सटेंशन के लिए रिकमेंड कर चुकी है। कैबिनेट के बाद वो 6 महीने की उनको मजीद एक्सटेंशन मिलेगी। तो देखें, हमें आमना वाज़ेह पॉलिसी अब अपनानी चाहिए कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम है उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए। और तीसरा जो आम नुकता है वो ये है कि काबुल इंतजामिया, इस वक्त जो काबुल की इंटर्म गवर्नमेंट है वो ट्रेड की मराद भी मांग रही है, वो अफगान रेफ्यूजीज के लिए फैसिलिटेशन भी मांग रही है, वो CPEC में हिस्सा भी मांग रही है। वो ये भी डिमांड कर रही है कि उन्हें जो है रिकॉग्नाइज किया जाए बीइंग सॉवरन स्टेट। लेकिन वो एक बात पे नहीं आ रही कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनमें BLA है, VRA है, TTP है, ISK है, उनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं ले रही काबुल इंतजामिया? क्या वजूहात क्या है? क्या उसकी कैपेबिलिटी नहीं है या वो उनके साथ मिली हुई है? तो मैं ये समझता हूँ कि एज अ बार्गेनिंग चिप इन तमाम ग्रुपों को अफगान गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान को बड़ा वाज़ेह तौर पे मैसेज दे देना चाहिए। बहुत शुक्रिया शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त अदालतों में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 23,62,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जिनमें से 19,55,000 मुकदमात मातहत अदालतों में 3,49,000 हाई कोर्ट्स में और 57,000 से ज़ायद सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा हैं। अगर हम लाहौर हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 1,97,875 मुकदमात के साथ ये सर फहरिस्त है। सिंध हाई कोर्ट में 84,986, पेशावर हाई कोर्ट में 42,227 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हज़ारों मुकदमात इस वक्त ज़ेरे इल्तवा हैं। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के हिसाब से ज़िली अदालतों में पंजाब सर फहरिस्त है, दूसरे नंबर पर पख्तूनख्वा, तीसरे पर सिंध और चौथे पर बलूचिस्तान आता है। इन अदाद-ओ-शुमार ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है, ये कहा जाता है, मगर यहाँ तो ताख़ीर के अंबार नहीं पहाड़ खड़े हैं। क्या वजूहात हैं, क्या अवामिल हैं, किस तरह से इनको फिक्स सकता है, इस पर बात करने के लिए हमाद रोहिला लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच हमाद। आप क्या समझते हैं कि इंसाफ की जो बर वक्त और हम जो बात करते हैं कि इफ़ेक्टिव डिलीवरी, इसमें आपको अब क्या रुकावटें नज़र आ रही हैं? क्योंकि गवर्नमेंट जब 26वीं आईनी तरमीम की बात कर रही थी उस वक्त सबसे ज़्यादा जो कंसर्न्स रेज हुए थे वो ये हुए थे कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं ख़ास तौर पर हमारी, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिविल और क्रिमिनल जो मुकदमात हैं वो उनकी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। उसमें हम देख रहे हैं कि बढ़ते हुए हमने केसेस देखे पेंडेंसी में और डिलीवरी फिर भी नहीं हो सकी। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ या क्या इक़दाम हुए कि जिससे हम कहें कि इनको रोका जा सकता? देखिए, तस्वीर कुछ बहुत हौसलामंद नहीं है। मैंने ये रिपोर्ट देखी है, आपने जैसे बताया, जो नंबर्स आपने बताया, तकरीबन 23 लाख से ज्यादा मुकदमात इस वक्त पेंडिंग है। आपने ब्रेक डाउन भी बताया, मैंने भी उस ब्रेक डाउन को देखा था। उस ब्रेक डाउन की जब हम बात करते हैं तो जैसे आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है कि ज्यादातर उसकी फीसद पेंडेंसी की जो है वो लोअर कोर्ट्स में है। 80% पेंडेंसी इस वक्त लोअर कोर्ट्स में है। 17 से 19 या 18% के इर्द गिर्द है जो हायर कोर्ट्स में है और 1% या शायद उससे भी कम की पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट में है। और हमने देखा कि उस 1% पेंडेंसी को एड्रेस करने के लिए स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए, स्पेशल बेंच बनाया गया। उसकी इफेक्टिवनेस पे, एफिशिएंसी पे तो हम काफी बार पहले भी बात कर चुके हैं। आपके तवस्सुत से मैं ये बात पहले भी रेज कर चुका हूं कि लोगों का असल मसला तो लोअर कोर्ट्स में है, हमें वहां पे स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है। मैं वो बात रिपीट इसलिए नहीं करूंगा कि एक तो पहले बार बहुत बार कर चुका हूं, दूसरा उसके अलावा अभी हम शायद दोबारा इस बारे में बात करें तो ये कबल वक्त होगा। हमें देख लेना चाहिए कि शायद इसका कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऐसा हो जो हमें फिलहाल नजर ना आ रहा हो और आने वाले वक्त में हमारे सामने आ जाए। हमें बेहतरी की उम्मीद रख लेनी चाहिए इस मामले में भी। दूसरी बात जो मैं करना चाहूंगा वो ये है कि जितने केसेस ओवरऑल अदलिया में फाइल किए गए थे तकरीबन उतने ही डिस्पोज ऑफ भी किए गए। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काम जरूर हो रहा है, लेकिन काम शायद इस अनऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है कि उसका इम्पैक्ट या उसका फायदा आवाम तक पहुंचता नहीं है या उसको नजर नहीं आता। हम अपनी अदलियत से उम्मीद तो लगा लेते हैं कि वो हमें बर वक्त इंसाफ दे, सस्ता इंसाफ दे, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जिस इदारे से हम इतनी उम्मीद लगा रहे हैं, जिस इदारे पे हम इतना बोझ डाल रहे हैं, क्या उस इदारे को हम मजबूत भी कर रहे हैं, क्या उस इदारे के हाथ मजबूत भी कर रहे हैं कि वो ऐसा कर पाए। इस वक्त हमारे पास टोटल जजेस की तादाद 4,000 है। हमारी टोटल आबादी इस वक्त 24 करोड़ से 25 करोड़ के दरमियान है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास हर 1 लाख शख्स के ऊपर
1.5 या 1.6 जजेस की तादाद मौजूद है उनके मामला देखने के लिए। जिन ममालिक से हम मुकाबला करना चाहते हैं, और हमें करना चाहिए, हमें मुवाजना करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, वहां पर ये तादाद बहुत बेहतर है। कम से कम 6 से 10 की तादाद है हर 1 लाख जजेस से उन ममालिक में। खासतौर पे अगर आप EU की तरफ देखिए तो ये तादाद इससे भी ज्यादा बढ़ जाती है। फ्रांस में हर 1 लाख जज के ऊपर 12, हर 1 लाख अवाम के ऊपर 12 जजेस बिठाए गए हैं। जर्मनी में ये तादाद डबल कर दी जाती है, हर 1 लाख अवाम के ऊपर 24 जजेस हैं उनके मुकदमात देखने के लिए। हमारे यहाँ तादाद इससे बहुत कम है। तो जब तक हम अपने रिसोर्सेज या तो इन नंबर बढ़ाएं या फिर जापान जैसे आउटलायर्स की एग्जांपल सामने रखें, जहां पर पॉपुलेशन जो जजेस की तादाद है वो तो इतनी ज्यादा नहीं है, हमारे करीब तर है, लेकिन वहां टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है और उसका इस्तेमाल इतना बेहतर तरीके से किया जाता है कि वो 10 गुना हमसे ज्यादा बेहतर रिजल्ट देते हैं। एग्जैक्टली अच्छा, ये चीज मैं करने लगी थी पॉइंट आउट के जो आपने राइटली पॉइंट आउट की कि हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, हमारे जो लीगल प्रोसीजर्स हैं वो बड़े आउटडेटेड हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों नहीं करें? क्योंकि मैं देखती हूँ कि कई जो मेरे जानने वाले हैं वो बारहा इस चीज़ को भी कहते हैं कि आप इसको हाईलाइट करें अपने चैनल की तवज्जुह से कि हम केसेस जिनका सामना कर रहे हैं वो कई सालों से हैं और जजेस आते हैं, जज आते हैं और जज साहब आगे कहते हैं जी अब अगली तारीख डाल दी जाती है। तो हमें एक शहर से कहीं दूसरे शहर या एक सूबे से दूसरे सूबे में मूव करना पड़ता है उस तारीख के लिए या वो उस हेयरिंग के लिए। इसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे अभी तक? वहाँ क्या रुकावट है? देखिए, हमें करना चाहिए, हमें अपने रिसोर्सेज को, आप ठीक कह रही हैं, लोगों को बहुत तंगी होती है, लोग बहुत दूर से ट्रेवल कर आते हैं और आगे पता चलता है कि एडजर्नमेंट हो गई है। तो हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल या तो करना पड़ेगा अपने रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए अगर लोगों को फैसिलिटेट करना है, या फिजिकली नंबर में जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए। अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमारा बजट अफोर्ड कर सकता है, तो हमें कम से कम 10,000 मजीद जजेस की जरूरत है। तो जब तक हम हेलो जी 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 या तो हम जब तक ये अपने रिसोर्सेज नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बेहतर रिजल्ट आएगा। बेहतर रिजल्ट उसी वक्त आएगा जब हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, हमारे पास हर जज के पास वर्कलोड कम होगा, तो हर जज पहले से ज्यादा जल्दी मुकदमों का फैसला करेगा और उम्मीद की जा सकती है कि उन फैसलों की जो क्वालिटी होगी वो भी बाकी पुराने जजमेंट्स की निस्बत, इस वक्त जो जजमेंट्स आ रही हैं उनकी निस्बत बेहतर होनी चाहिए। इस वक्त जितने हम अंडर पावर्ड हैं, इस वक्त तो हमारे यहाँ आपने दुरुस्त कहा, समरी ट्रायल्स में भी 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। कवानीन इस सिलसिले में कहते हैं कि 4 से 6 माह में ऐसे समरी ट्रायल्स का फैसला होना चाहिए, लेकिन हमारी तरफ ऐसा नहीं होता। हमें जवाब तो इसका जजेस से ही लेना चाहिए क्योंकि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि बाकी इदारे जिनका काम डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनका किरदार क्या है। FIA जैसे इदारे जिनको हम समझते हैं कि पुलिस से बहुत बेहतर हैं, ज्यादा मॉडर्न इदारे हैं, एफिशिएंट इदारे हैं, वेल इक्विप्ड इदारे हैं, उनकी तरफ से भी चालान अदालतों में पेश करने में महीनों लग जाते हैं। जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है तो हमारा पूरा सिस्टम ही इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि डे 0 से ही इसमें डिले रखने की गुंजाइश पैदा रखी गई है। जैसे कि मैं आपके सामने मिसाल के तौर पर रख देता हूं कि जब कोई केस फाइल किया जाता है तो दूसरी तरफ नोटिस इशू किए जाते हैं, समन किए जाते हैं, ताकि दूसरी पार्टी जो है, मुखालिफ पार्टी, उसको इतला दी जा सके कि उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया गया है और वो आके अपना हक दिफा इस्तेमाल कर सके। हम देखते हैं कि 3 से 5 माह तो सिर्फ ये एक्सरसाइज पूरी करने में लग जाते हैं कि तमाम पार्टी अदालत के सामने आ जाएं, और फिर भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो 3 से 5 माह के बाद भी नहीं आते, उनके खिलाफ एक्स पार्टी हो जाता है, वो केसेस को मॉनिटर करते रहते हैं और जब उन्हें लगता है कि हाँ अब बहुत मामला आगे जा रहा है या उनके खिलाफ कोई फैसला आने वाला है, तो वो एक दरखास्त दे देते हैं कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स को सेट असाइड कर दिया जाए, और हमारी अदलिया भी एक नॉमिनल सा फाइन लगाकर उनकी इन एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर लेती हैं। हमारे पास नादरा जैसा इदारा मौजूद है, हम उनसे डीलिमिटेशन करवाने की, हल्का बंदियां करवाने की बात तो करते हैं, लेकिन हम ये समन्स डिलीवर करने के लिए जिनके पास तमाम लोगों के रजिस्टर्ड एड्रेस मौजूद हैं और उनके पास ये भी डेटा मौजूद है कि किसके पास कौन सी और कितनी सिम्स मौजूद हैं, उनके थ्रू हम ये सिम्स डिलीवरी का, ये समन्स डिलीवरी का क्यों नहीं प्रोसेस अपनाते, हमें ये देखना पड़ेगा। इसके अलावा हमें बेहतर केस मैनेजमेंट की जरूरत है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ केसेस डे 0 पे ही जजेस साहिबान के सामने आ जाते हैं और जजेस साहिबान भी तब तक उसका मुलायजा नहीं कर पाते जब तक तमाम साइलिन, तमाम वकला ना हो, और फिर उस तारीख पे आके पता चलता है कि फाइल में कोई दस्तावेज कम या ज्यादा है या कोई उस डेट ऑफ हेयरिंग के ऊपर कोई एप्लीकेशन फाइल कर देता है, तो आने वाले 3 से 4 हेयरिंग फिर दोबारा उसी दायरे के इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं। तो जब तक हमें उन ममालिक से सीखना चाहिए जिनके साथ हम मुकाबला कर रहे हैं, जुडिशियल सिस्टम में जो बात कर रहा हूँ मैं, आपकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल
जी आखिरी बात कर रहा हूँ कि हमें प्री ट्रायल प्रोटोकॉल जैसे रखने चाहिए कि जब डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाए उसके बाद मामला हेयरिंग में जाए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच हमाद रुहेला इस पर बात करने के लिए। मामला क्योंकि हम देख रहे हैं कि पेंडेंसी ऑफ केसेस ये काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। हम ये तो कहते रहे कि वॉल्यूम ऑफ केसेस ज़्यादा है लेकिन जजेस की तादाद कम है, कुछ वसाइल की कमी है और इनएफिशिएंसीज जो पाई जा रही हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। इस पर हमने बात की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सिंध हुकूमत ने अजरक थीम वाली गाड़ियों की नई नंबर प्लेट्स हासिल करने की डेडलाइन 14 अगस्त तक बढ़ा दी है, जबकि इस दौरान पुलिस को चालान ना करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। कराची में शहरियों की बड़ी तादाद नई प्लेट्स के हुसूल के लिए दफातर का रुख कर रही है क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने अजरक प्लेट्स के बगैर गाड़ी चलाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सूबाई वजीर मुकेश चावला के मुताबिक इन प्लेट्स में 3D होलोग्राम, बारकोड्स और सिक्योरिटी फीचर्स शामिल हैं जो सेफ सिटी के जरिए शहर को महफूज बनाने में मददगार साबित होंगे। MQM ने हुकूमत के इस फैसले को अवाम पर एक बोझ करार दिया है। दूसरी जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस इक़दाम से जराइम पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमने इंडिया है स्पोक्स पर्सन सिंध गवर्नमेंट सुमिता अफजाल साहिबा को। थैंक यू सो मच सुमिता साहिबा। आप किस तरह से इस मामले पर जो हम देख रहे हैं कि एक कंसर्न्स पाए जा रहे हैं अपोजिशन के, कल हम देख रहे थे कि शर्जील साहब भी कह रहे थे कि इस पर सियासत की जा रही है बेसिकली, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अवाम के भी इस पे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच आमना। जिस तरह आपने खुद ही बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि ये एक नीड ऑफ द आवर था। देखिए कराची में हम लोग स्ट्रीट क्राइम हो या किसी भी चीज़ जो क्राइम होता है उसको हम हैंडल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जब उसकी तफ्तीश शुरू होती है या कोई भी इस तरह का मरहला शुरू होता है तो उसमें हमें लाइसेंस प्लेट्स, नंबर प्लेट्स जो हैं वो ट्रेसेबल नहीं होती, कहीं फेक होती हैं, कहीं लगी हुई नहीं होती, कहीं रीडेबिलिटी का इशू आता है। जो ये हमारी नई लाइसेंस प्लेट्स हैं, सिक्योरिटी फीचरिंग नंबर प्लेट्स हैं, ये इसके अंदर रीडेबिलिटी है, नाइट विजन में भी इसको कैप्चर किया जा सकता है जो कैमरेज लगाए जा रहे हैं उसके थ्रू। तो ये जो क्राइम है इसको कर्ब करने में बहुत हेल्प होगी। जो तहकीकात होती है उसके प्रोसीजर को भी हैंडल करना जो है वो गवर्नमेंट के लिए, वो पुलिस के लिए बहुत बेहतर और आसान हो जाएगा। इसीलिए हमने इनकरेज किया है। जो डिजायरेबल रिजल्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने अपने गोल सेट किए हैं वो अचीव कर लेंगे, ऑफकोर्स कर लेंगे ना, क्योंकि आपको आपके जो कैमरास के थ्रू जो इसके अंदर रीडेबिलिटी आएगी, जो सारी चीजें आएंगी, क्योंकि देखिए इसके अंदर जो बारकोड लगाए गए हैं, इसके अंदर जो होलोग्राम लगाया गया है सेंटर में, वो एक तो पहली बात इसमें फेक जो लाइसेंस प्लेट्स बन रही है उसके ऊपर रोकथाम हो जाएगी। रोकथाम जब हो जाएगी ये कोई भी मैनिपुलेट करके बना नहीं सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा, तो आपका वो मैटर एक रिजॉल्व हो जाता है। प्लस जो रीडेबिलिटी है जो बार बार जो है डिपार्टमेंट बता रहा है, सिंध गवर्नमेंट बता रही है कि इसकी रीडेबिलिटी, वो कोई हादसा हो, वो कोई इंसिडेंट हो, वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो, उसमें आपकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। प्लस इसके अंदर जो है वो QR कोड है जिससे पूरा जो डाटाबेस होता है जिनकी गाड़ी होगी, जिनकी मोटर बाइक होती, वो सारा जो है अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें बेसिकली अवाम का जो एक कंसर्न पाया जा रहा है बुनियादी, वो ये पाया जा रहा है कि जी इस पे जो आपने रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो बहुत ज़्यादा रखी है। ख़ास तौर पे जो बाइकर्स हैं उनके लिए बड़ा मसला है कि 1850 रुपये जो मैं देख रही थी, तो इसके लिए कुछ कंसेशन या कुछ इस तरह के मामला रखे जाते ताकि आवाम की कंफर्ट भी देखी जाती है, उनकी कन्वीनियंस भी। ये तो एज पर लॉ डिसाइड हो गया था कि 1850 मोटर बाइक्स के लिए है, 2460 जो है वो गाड़ियों के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए है। देखिए 20 लाख से ज़्यादा गाड़ियां जो हैं, जिसमें 7 से 8 लाख जो बाइक्स हैं, वो भी इसका जो ये प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट कर चुकी हैं। तो इसके ऊपर तो कोई प्राइसेस के ऊपर तो कोई चेंज नहीं है जी। यहाँ पे ये ज़रूर सुना था कि और देखा कि लोगों को शायद मुश्किलात का सामना है कि सिर्फ सिविक सेंटर जाना है, मगर उसके लिए भी वीकेंड्स पे भी खोल दिया गया है, सैटरडेज एंड संडेज को भी जो है दफातर खुले हुए होंगे, ऑफिसेस खुले हुए हैं इस रजिस्ट्रेशन के काम को करने के लिए। प्लस इसके साथ साथ आप डिजिटली भी ऑनलाइन जाकर भी अपना ये रजिस्ट्रेशन का जो काम है ये भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ एडिशनल वो देखते हुए हमने अभी एक बोर्ड बेसिन पे जो है एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो है एक ऑफिस खोला गया है, जिसमें
ये रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो करा जाएगा। इसी तरह कराची के और इलाकों में और अक्रॉस सिंध जो है वो इस तरह के फैसिलिटेशन सेंटर्स खोले जा रहे हैं ताकि लोग अगस्त 14 से पहले जल्द से जल्द कर लें अपनी रजिस्ट्रेशन का जो ये इशू है इसको रिजॉल्व कर ले। टाइम इन टाइम आउट जो है गवर्नमेंट ने बार बार जो है वो लोगों से रिक्वेस्ट की है कि ये रजिस्ट्रेशन लाइसेंस प्लेट्स का जो है ये 2002 से चलता हुआ आ रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा, इसीलिए इसको रजिस्ट्रेशन चार्जेस पहले जब वसूल कर लिए गए थे उसके बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन चार्जेस इस नंबर प्लेट के लिए खुसूसी तौर पर ये एक बेसिक कंसर्न है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन इस पर बात भी करी कि एक बर्डन है अवाम पर। देखिए, जब बर्डन तो उस वक्त भी आता है जब अवाम कहती है कि हमें क्राइम को कर्टेल करने के लिए करना पड़ेगा। ये क्राइम को, क्रिमिनल्स को, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो स्मार्ट प्लेट्स हैं, ये जो सिक्योरिटी फीचरिंग नंबर प्लेट्स हैं, इसको बनाया गया ताकि सेफ सिटी के थ्रू जो आपका काम होगा वो इन नंबर प्लेट्स के थ्रू बहुत आसानी हो जाएगी। हम ये सब कुछ आवाम के लिए ही कर रहे हैं और ये जो नई नंबर प्लेट्स है इसमें जो मैं आपको सीरीज ऑफ चीज़ें बता रही हूँ, फीचर्स जो इसके बता रही हूँ वो बहुत पिवटल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। प्लस आपने ये भी देखा है कि बार बार जो है लोग एक मोटरसाइकिल ऐसी होती है जो ट्रांसफर नहीं हुई हुई होती, वो 2-3 बार बिक चुकी होती है, आगे पैसा ऑन हो चुकी होती है। इसी तरह से गाड़ियों का है, गाड़ियां भी जो हैं अब इसके थ्रू ये होगा कि आपका ट्रांसफर और वो प्रोसेस भी आपको करना पड़ेगा, बायोमेट्रिक्स भी आपको करने पड़ेंगे, सारी चीजें डिटेल्स जो है वो आपकी एट 1 क्लिक 1 स्कैन पे आपको पूरी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच समीता साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम के आखिर में नाजरीन कुछ बात कर लेते हैं कि सिंध में मानसून का तबाहकुन स्पेल, उसके जो इस वक्त असरात हमारे सामने आ रहे हैं। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो 2 घंटे में 94 मिलीमीटर की तूफानी बारिश ने सब कुछ वहाँ पर तहस नहस कर दिया है। गलियाँ हो, सड़कें, बाजार सब डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, घुटनों पानी जमा है, बिजली का निज़ाम, नकासी आपका सिस्टम दरहम बरहम हो गया। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कुछ मात से कुछ बेहतरी लाई गई है वहाँ पर, इस पर बात करते हैं। इजहार सुमरो हमारे नुमाइंदे हमारे वहाँ से मौजूद हैं। इजहार, इस वक्त क्या सिचुएशन है हैदराबाद की सड़कों की और वैसे भी ओवरऑल सिटी की क्या सिचुएशन है? और साथ ही साथ ये कहिएगा जब प्रेडिक्शन होती है पहले से बारिश की तो इंतजामात क्यों नहीं किए गए, इस पर मौक़िफ़ क्या इंतज़ामिया का? देखिए, सबसे पहले तो ये हैदराबाद जो है सिंध का दूसरा बड़ा शहर है जिसकी म्यूनसिपालिटी की बजट लगभग 6 अरब रुपए सालाना है और इतनी बड़ी रकम और उसके अलावा बहुत सारी स्कीमें और प्रोजेक्ट्स होने के बावजूद जब भी हैदराबाद में बारिश होती है तो उसके नतीजे में यही सूरत हाल होती है कि शहर अमली तौर पर तालाब की सूरत अख्तियार कर लेता है और जगहों के अलावा कमिश्नर हैदराबाद, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद, शहबाज बिल्डिंग और मेयर के ऑफिस के सामने भी घुटनों पानी खड़ा होता है और अमली तौर पे शहर की जो सरगर्मी है वो मफलूज हो जाती है। जहाँ तक नुकसानात का ताल्लुक है कि 3 अफराद का जानी नुकसान हुआ है। इसमें एक टिम्बर मार्केट में एक हादसा हुआ और इसके अलावा मिर्जाबाग के इलाके में एक गाड़ी ने बारिश के दौरान मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी जिसमें 2 अफराद जांबाक हो गए। काफ़ी लोग जख्मी भी हुए हैं, दरख्त गिरे हैं शहर के 6-7 मकामात पर। और जहाँ तक इंतजामात का ताल्लुक है कि पहले 5-6 घंटे तक तो हमें ना कोई बड़ा अमलदार कहीं नज़र आया, कोई एक्टिविटी नज़र आई और शहरी अपने आप सारी सिचुएशन को फेस कर रहे थे। जिसके बाद इंतज़ामिया ने उस वक्त तहरुक अख्तियार किया जब सिंध के चीफ मिनिस्टर ने नोटिस लिया और सिंध के गवर्नर ने भी कॉन्टेक्ट किए। उसके बाद इंतज़ामिया ने जो ड्रेनेज है, जो निकासी आब का काम है वो शुरू किया और शहर में पूरी रात ये एक्टिविटी चलती रही। हेस्को ने भी एक मरतबा फिर हेस्को का जो पूरा सिस्टम है वो अमली तौर पर कई घंटों तक कोलैप्स हो गया। जिसके बाद कुछ वक्त में धीरे धीरे चीजें बेहतर होना शुरू हुई। मैं आपको बताता चलूं कि जो निकासी आब का मामला है वो सिर्फ हेस्को से जो ये कह रहे हैं कि हेस्को की वजह से हुआ है वो एक फैक्ट बराबर है कि हेस्को के जो है हैदराबाद शहर में 150 से ज्यादा 152 फीडर हैं जिनमें से मेजॉरिटी फीडर बंद हो गए थे। लेकिन ये एक पहलू है जो असल मसला है हैदराबाद का, जिसका बोल्ड न्यूज ने कल एक्सक्लूसिव स्टोरी में भी जिक्र किया था कि जो ड्रेनेज के प्रोजेक्ट्स हैं उनको कई साल हो गए हैं, दहाइयां हो गई हैं, वो मुकम्मल होके नहीं दे रहे। अरबों रुपए के वो खर्चे प्रोजेक्ट्स में हो चुके हैं और रिवाइज बजट्स आ रहे हैं। तो असल मसला हैदराबाद का है, उस शहर का, लतीफाबाद का, कासमाबाद का, वो है ड्रेनेज।
मेन सड़कों से पानी इन्होंने निकाल के एक इम्प्रेशन जरूर ऑप्टिक्स के लिए दिया है, लेकिन असल बात यह है लोगों को कई सवालात हैं। इवन लोगों को मेयर हैदराबाद के हवाले से भी सवाल हैं कि उनकी जो पहली तस्वीर आती है वो रात को 11 बजे आती है, यानी कि लोगों ने सवाल उठाया। इसी तरह से लोग पूछे ने कमिश्नर हैदराबाद कहाँ है। एक और बिल्कुल हम देख रहे हैं कि कोई भी वहाँ पे जो इदारा है वो ठीक से काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से शहर की, जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि जब बारिश होती है यही सूरत हाल बन जाती है, और जब तक वजीर आला लेवल के जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जब तक वो ना यहाँ पर नोटिस ले लें तब तक इंतज़ामिया हरकत में नहीं आती। जो हम देख रहे हैं इस तरह के मामलात हैं, बहुत डिसअपॉइंटिंग है। इसलिए अवाम टैक्स के ऊपर जब टैक्स अदा करना होता है तो उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, बड़ा गुस्सा, गमो गुस्सा देखने में आता है कि जी टैक्स बढ़ा दिया जाता है। हम किस चीज़ के लिए टैक्स अदा करें? जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो वहाँ पर सहूलियात हैं, फैसिलिटीज़ हैं, जब वही दस्तयाब नहीं होंगी तो लोग किस चीज़ के लिए फिर पैसे अदा करें? इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। इज़हार सुमरों का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।